जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका यूपी पुलिस के लिए है। आपकी यूपी पुलिस की डेट फिक्स है, अगस्त में होना है पेपर। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा। समय अगर आपके पास कम हो तो क्लास को आप बाद में भी देख सकते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के। तो अब हमारी क्लास शुरू होती है। हमारा पहला क्वेश्चन है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? राम दरस मिश्र, रमेश कुंतल मेघ या रमेश चंद्र शाह या मृदुला गर्ग। तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। तो 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? तो वह हैं रमेश कुंतल मेघ। कौन है? रमेश कुंतल मेघ जी हैं, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आपको एक गद्यांश दिया जा रहा है, इस गद्यांश को आप सभी भी पढ़िएगा और उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम सभी हल करेंगे। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL ने यह साबित कर दिया कि खेतों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन IPL ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तक करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसों का दखल बढ़ा है। वर्ष 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक में भी यह साबित कर दिया कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल अब हालत ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक थे। इसमें कोडक जैसी कंपनियां भी शामिल रहीं, जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 ईस्वी से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों को कोका कोला भी थी, जो वर्ष 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी $866 मिलियन तक पहुंच गई है। तो ये रहा आपका गद्यांश। अब हम इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इस गद्यांश का
कि खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? भूमंडलीकरण, सामाजिकरण, व्यवसायीकरण या ओलंपिक? तो खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? आप सभी को पता है इस गद्यांश से व्यवसायीकरण में आ गई है। कहाँ पर आ गई है? व्यवसायीकरण, यानी विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? खेल उत्सव, IPL, कोडक कंपनी, उद्योग? तो खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है? उद्योग से मिला है। किससे? उद्योग से मिला है। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? जो बाजार का खेलों पर प्रभाव है वह किस पर असर दिखाई दे रहा है? अर्थव्यवस्था पर, व्यवसाय पर, आम लोगों पर या पर्यटन पर? तो किस पर दिखाई दे रहा है? आम लोगों पर दिखाई दे रहा है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? जो खेल प्रतिस्पर्धा होती है तो इससे किसके बजट पर असर हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर, राष्ट्रीय कंपनियों पर, आम जनजीवन पर, राजनीतिक लोगों पर? तो किस पर हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर हो रहा है, यानी विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? आयोजकों, जनता, लोगों, सरकार की? तो किसकी आमदनी इजाफा हुआ है? तो आयोजकों की जो है इसमें इजाफा हुआ है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। हमें पंक्ति में छांटना है कि कौन सा अलंकार है। क्या छांटना है? कि कौन सा अलंकार है। तरन तनुजा तट तमाल, तरवर बहुछाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। अब हमें बताना है कि दिन भर के नीचे रेखांकित किया गया है, उसमें कौन सा अव्यय है? तो दिन भर में क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पर दिन भर वर्षा होती रही, यहाँ क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। वाक्य कैसा है? अशुद्ध।
इसको हमें क्या करना है, शुद्ध। तो आप नानी के घर जाओ। आप विकल्प देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, आप नानी के घर जाओ। इसको शुद्ध रूप क्या होगा, आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाऊं। तो सही विकल्प क्या होगा, आप नानी के घर जाइए, यानी विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। एक छंद में कितने चरण होते हैं। आपको बताना है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। 4, 6, 8, 10। तो कितने होते हैं, एक छंद में 4 चरण होते हैं। आप सभी को पता है कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा क्या दिया गया है, गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी, इसका सही अर्थ क्या होगा, कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति या आरोप लगाना। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, गीदड़ भभकी का कि कोरी धमकी। क्या हो जाएगा, कोरी धमकी, यानी विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, श्री, क्री, प्री, मृ। तो सही विकल्प क्या होगा कि रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। यहाँ पर वाक्य परिवर्तन करना है क्या, हाथी ने केला खाया। हाथी ने केला खाया, वाक्य किस में परिवर्तन करना है, कर्मवाच्य हमें बताना है, यानी कर्मवाच्य में बनाना है। क्या हो जाएगा, हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा कि हाथी द्वारा केला खाया गया, या ऐसे भी लिख सकते थे कि हाथी के द्वारा केला खाया गया। तो विकल्प हमारा जो है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है। क्या कि इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है। ऑप्शन ए कामा, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी पूर्ण विराम, ऑप्शन डी संबोधन। तो ये सभी आपको चिन्ह दिया गया है, आपको पहचानना है कि इनमें से आधा रुकना किसका होता है। जो अर्धविराम होता है उसका आधा विराम कहते हैं, यानी आधा रुकना होता है। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। सही समास का विकल्प पहचानना है। क्या है, दशानन। क्या है, दशानन दिया गया है, इसका समास विग्रह करके दिया जा रहा है। जो समास विग्रह सही है उसी का चयन करना है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 100 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आंगन जिसके, 10 हैं नान जिसके। तो आपको बहुत ही अधिक पता है कि दशानन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 10 हैं आनंद जिसके, यानी 10 मुख हैं जिसके। तो क्या होगा, अर्थात रावण हो जाएगा। अगर आपसे दशानन में समास पूछ ले कौन सा समास है तो आप इसे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्प में 4
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। क्या क्वेश्चन है? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे क्या कहेंगे? असंभव, संभव, अनिवार्य या आजीवन। तो क्या कहेंगे? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे अनिवार्य कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे अनिवार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। अरुण, अरुण क्या कि दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुनना है। तो अरुण का अर्थ हमें चुनना है। क्या होगा? सूर्य, आकाश, सोना, गोद। तो अरुण का जो अर्थ निकल कर आएगा वह क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। यानी विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक, कौन सा? अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानना है। अधिकरण कारक का विभक्ति कह लें, परसर्ग कह लें या कारक चिन्ह कह लें, वो हमें पहचानना है। क्या होगा? रा, रे, से, के, हे, अरे, में, पर। तो अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वह में और पर होती है। क्या होती है? में और पर होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बता रहा है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बताना है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो कौन सा जो भेद नहीं होता है वह अति उत्तम पुरुष नहीं होता है। क्या क्या होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, लेकिन अति उत्तम पुरुष यह सर्वनाम का भेद नहीं होता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि, क्या बताता है? क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। जो क्रिया भूतकाल से शुरू हुई हो और अभी अभी समाप्त हुई हो तो वहाँ क्या होता है? सामान्य भूतकाल होगा, आसन्न भूतकाल होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा या पूर्ण भूतकाल होगा। तो सही विकल्प आपका क्या होगा? जब क्रिया भूतकाल से शुरू हो और अभी अभी समाप्त हो तो वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। क्या होता है? वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। जैसे मैंने आम खाया है। क्या हो जाएगा? जैसे मैंने आम खाया है, यानी मैंने आम खाया, यानी तुरंत बता रहा है कि मैंने आम खाया है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देख कर निबंध लिखा। क्या? अनु ने देख कर निबंध लिखा। इसका भेद क्या होगा? कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। अनु ने देख कर, क्या? पहले उसने देखा, बाद में निबंध लिखा, यानी एक कार्य पहले हुआ है देखना, देख कर निबंध लिखा। तो यहाँ पर 2 कार्य हैं, लिखना और देखना। तो पहला कार्य है देखना, तो पहले उसने देखा है फिर बाद में लिखा है, तो पूर्वकालिक क्रिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। हमें चयन किसका करना है? स्त्रीलिंग शब्द का। शब्द क्या है हमारा? प्रबंधकर्ता। प्रबंधकर्ता शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। हमें चुनना क्या है? इसका स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। प्रबंधकार्ती, प्रबंधकीन, प्रबंधकर्त्री, प्रबंधकारिती। तो सही विकल्प जो होगा वह होगा प्रबंधकर्ता का प्रबंधकार्त्री। क्या हो जाएगा? विकल्प हमारा सी हो जाएगा, प्रबंधकार्त्री। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। शब्द क्या है? नेता शब्द दिया गया है। इसका हमें बहुवचन शब्द चुनना है जो सही हो। नेते, नेतों, नेताओं, नेता। तो नेता का जो बहुवचन होता है वह नेता ही होता है। क्या? नेता का बहुवचन नेता ही होता है। जैसे कुछ शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान होता है। जैसे पिता एक वचन भी होगा, पिता बहुवचन भी होगा। अब पिता का बहुवचन पितो नहीं बनाएंगे या पिताएं नहीं बनाएंगे। दादा दादा होगा, दादाओं नहीं कहेंगे। इसलिए नेता का नेता ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। यह भी क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन क्या कि बहुवचन शब्द पहचानना है। शब्द क्या है? ऋतु। अब ऋतु का जो बहुवचन होता हो उस विकल्प का चयन करना है। ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुयों, ऋतुएं। तो सही विकल्प क्या होगा हमारा? तो जो सही होता है वह ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋतुएं सही हो जाएगा। देखिए ए और डी में थोड़ा ही अंतर है। यहाँ पर अंक की बिंदी है और यहाँ पर चंद्र बिंदी है। तो जो बहुवचन होगा वह चंद्र बिंदु वाला होगा। अगला क्वेश्चन है स्वर रहित व्यंजन। क्या? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? प्रश्न को आपको अच्छे से समझ लेना है। एक बार में नहीं समझ में आया तो आपको उसी क्वेश्चन को 2 बार में पढ़ लेना है, लेकिन थोड़ा स्पीड में, ताकि आपके पास समय बचा रहे। बाद में ये ना हो कि समय ख़त्म हो गया। तो स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वित्व, तालव्य या स्वर तंत्रीय। तो क्या कहलाता है? संयुक्त अक्षर कहलाता है। क्या हो जाएगा? संयुक्त अक्षर हो जाएगा। जैसे आप समझिए, जैसे का के नीचे हलंत कर देंगे तो क्या होगा? स्वर रहित व्यंजन हो गया। क्या हो गया? स्वर रहित व्यंजन हो गया। लेकिन इसमें फिर क्या बोल रहा है? स्वर सहित व्यंजन से मिले। तो स्वर सहित व्यंजन हमने ये कर दिया, सा कर दिया। तो इसमें स्वर है तो स्वर रहित व्यंजन हो गया और स्वर सहित व्यंजन हो गया। ये स्वर का जो है स्वर रहित है, यानी इसमें स्वर नहीं है, और स्वर सहित यानी सा में क्या है? स्वर है। तो ये क्या होगा कि दोनों व्यंजन जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? छा बन जाएगा। तो ये क्या है? छा। यह संयुक्त अक्षर होता है। क्या होता है? संयुक्त अक्षर होता है। इसीलिए संयुक्त अक्षर हमारा सही हो जाएगा, यानी सही विकल्प हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? तो नासिका के द्वारा कौन सा व्यंजन उच्चारित होता है उसका हमें चयन करना है। ड़ा, जा, डा, दा। तो क्या होता है? जो सभी वर्गीय के 5वां वर्ण होता है, 5वां अक्षर होता है, वह क्या होते हैं
कि नासिका के द्वारा बोले जाते हैं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। जो वाक्य दिया गया है यह पूछा जा रहा है किस अवस्था से है, यानी विशेषण के किस अवस्था से है। यह करेला कड़वा है। कैसा है? यह करेला कड़वा है। अवस्था क्या होगी इसकी? उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था या अधिकावस्था। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? मूलावस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलावस्था, यानी विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। तो तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य जो है उसका नाम क्या है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट या चंद्रसार। तो तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस है। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। जो रंगभूमि रचना है या उपन्यास है यह किसके द्वारा लिखा गया है या रचित किया गया है। प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, विष्णु शर्मा। तो जो रंगभूमि है यह उपन्यास रचित किसके द्वारा है? प्रेमचंद के द्वारा है। किसके? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। परिमल, नीरजा, कामायनी, अनामिका। तो जयशंकर की जो रचना है यहाँ पर आप सभी जानते हैं, कक्षा 8-9 से ही पढ़ रहे हैं। कामायनी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा हमारा शब्द है। इस शब्द का हमें सही संधि विच्छेद करना है। धर्माधन आत्मा, धर्मधन आत्मा, धर्माधन तमा। तो देखिए यहाँ पर आपको सही संधि विच्छेद बताना है, लेकिन साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से यह बताइएगा कि धर्मात्मा में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? धर्मधन आत्मा। क्या हो जाएगा? धर्मधन आत्मा, यानी विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा क्या कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल। अब कौशल का सही समान अर्थ वाला शब्द हमें चुनना है। दक्षता, नीड़, ज्योत्सना, चपल। तो जो कौशल का सही समान अर्थ वाला हो जाएगा वह हो जाएगा दक्षता। क्या हो जाएगा? दक्षता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द डैश उपसर्ग है। अवगुण शब्द में क्या उपसर्ग है हमें यह बताना है। गुण, आ, अव, ड़ा। तो जो उपसर्ग होता है वह किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। यहाँ पर हमारा जो मूल शब्द हो जाएगा वह गुण हो जाएगा। अब गुण में अव जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? अव जुड़ा है। तो अव हमारा उपसर्ग हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। यहाँ पर तद्भव रूप का चयन करना है। ग्राम, ग्राम क्या है? ग्राम तत्सम है, लेकिन हमें तद्भव चुनना है। तो ग्राम का तद्भव क्या होगा? शहर, गांव, सड़क, खेत। तो ग्राम का जो तद्भव हो जाएगा वह गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। हमें उस विकल्प का चयन करना है जिसमें प्रत्यय ना हो। क्या? प्रत्यय ना लगा हो। लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान, सफल। तो यहाँ पर जिसमें प्रत्यय ना लगा हो उस विकल्प का हमें चयन करना है। तो देखिए विकल्प डी देखिएगा आप, क्या है? मूल शब्द हमारा फल है। क्या है? फल है। इसमें सा उपसर्ग लगा हुआ है तो सफल हो गया है। यानी हमारा जो डी शब्द है वह उपसर्ग से लगा हुआ है, यानी सा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। तो डी हमारा सही हो जाएगा, सफल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये है, हमें क्या? सही संधि विच्छेद का चयन करना है। जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है उसी का हमें चयन करना है। शब्द क्या दिया गया है? सूक्ति शब्द दिया गया है। आपको सही संधि विच्छेद चुनना है। तो क्या होगा? सुधन उक्ति, साधन उक्ति, सुधन कृति, साधन उक्ति। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? सुधन उक्ति। क्या? सुधन उक्ति, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि सूक्ति शब्द में कौन सा संधि है या कौन सी संधि है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनें। यानी विलोम शब्द आपको बताना है। बंधन, बंधन का विलोम क्या हो जाएगा? बांधना, रिश्ता, छोड़ना, मुक्त। तो बंधन का जो सही विकल्प होगा उपयुक्त वह हो जाएगा मुक्त। क्या हो जाएगा? विलोम शब्द पूछा है विपरीत अर्थ वाला, तो बंधन का मुक्त हो जाएगा, यानी उसे बांधना नहीं है, उसे आज़ाद कर देना है। तो सही विकल्प डी। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारा भी सहयोग करें। बाकी बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप जिससे भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बस थोड़ा सा समय निकाल कर स्पीड बढ़ाकर यहाँ पर भी क्लास देख लीजिए। बाकी लोगों को जोड़ते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। बाकी आपकी जो राय हो वह कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।